सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में, जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। मैं क्लास 9th की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो क्लास 9th में पढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमारे 10th क्लास में काम जरूर आएगा, और 9th क्लास हमारी बेसिक है 10th क्लास के लिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। तो क्लास 9th में चैप्टर हमारा 4 था, वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझना बहुत जरूरी है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर हमारे 10th में भी है, लेकिन दोनों में फर्क है बहुत। आपने जो क्लास 9th में पढ़ा वो सिर्फ बेसिक था, अब जब 10th पढ़ोगे वो थोड़ा एडवांस लेवल का चैप्टर है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में आपने पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशंस, पहले तो हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की क्या होती है, 1 होती है। अब अगर हम किसी भी वेरिएबल के बारे में बात करें तो चैप्टर में 2 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। इसका मतलब जो उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, जो उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, जो हमने यूज किए हैं क्लास 9 के अंदर, आपने सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन का, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है। ये जो आपके सामने 2x + 3y + 7 = 0, जो ये इक्वेशन आपके सामने है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन तो है, लीनियर क्यों है वो समझिए, क्योंकि जो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं v, ये जो हमारे पास x और y, जो हमारे पास ये 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूंगा तब ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये हमने क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है कुछ ऐसे, जिसमें a और b आपके 0 नहीं हो सकते। मतलब आपको ये एक स्टेटमेंट है जो हमको ये बोल रहा है कि जनरल फॉर्म इसके ax + by + c = 0 होती है, जिसमें a और b हमारे क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। तो ये ऐसा क्यों है कि हमारे a और b जो है वो 0 नहीं हो सकते। तो आप अगर a और b की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मुझे आप खुद बताइए सोच के कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 पुट करता हूं। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं x को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 बन जाएगा, y को भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं तो सिर्फ अकेले c को हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 होने पर दोनों वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे, दोनों वेरिएबल्स वहां पे होंगे ही नहीं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे होगा, वेरिएबल्स ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगी, क्योंकि इसमें a और b का 0 नहीं होना बहुत जरूरी है। आप कोई सी भी वैल्यूज पुट कर सकते हो a और b की जगह, बस आपको 0 पुट नहीं करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि a और b की जगह 0 नहीं होता है। बाकी बहुत बेसिक है, फिर भी हमको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। और क्लास 9th में हमने क्या देखा था कि जो ये x और y जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनके सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए थे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यस, हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, और सब जानते होंगे जिन्होंने 9th की प्रैक्टिस की होगी बहुत अच्छे ढंग से कि जो सा ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। आपको याद है ये चीज कि हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी हमने ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका बना होगी, सिंगल लाइन। एक इक्वेशन तो एक ही लाइन बनी, वो भी कौन सी बनी आपकी, स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज सॉल्यूशंस हमने ग्राफ के थ्रू निकाले थे, और सॉल्यूशंस होते कितने, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3, 4, 5, कितने सॉल्यूशंस। मतलब x और y की जगह हम लोग वहां पे क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे कितने आंसर्स, ऐसे कितने पॉसिबल आंसर्स है हमारे पास कि जो हम x और y की जगह पुट करेंगे तो उनकी जो इक्वेशन पे रखने पर वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा था क्लास 9 के अंदर कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट। मतलब किसी लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप जितनी मर्जी उतने आंसर पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, किसी भी टाइप के नंबर्स के अंदर आप
अगर आप वहां वैल्यू पुट करते हो तो उनके आंसर्स आप इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढ सकते हैं एक्स और वाई के, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा। ये कुछ चीजें जो थी छोटी मोटी सी, ये ग्राफ और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये जनरल फॉर्म है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ी है। इनके बेसिस पर हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो कि काफी हद तक बिल्कुल सेम चैप्टर है, बहुत सेम चैप्टर है। बस फर्क इसमें यह है कि हमने क्लास 9 में सिर्फ सिंगल इक्वेशन पढ़ी थी। अगर आपके पास अभी बुक्स होंगी तो आप देखना, हमने सिर्फ सिंगल इक्वेशंस के बारे में ही बात की थी, वहां पे उन्हीं के ग्राफ बनाए थे। लेकिन क्लास 10 के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है जो कि पेयर। तो अब हम लोग सिर्फ सिंगल इक्वेशन के बारे में नहीं बल्कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, जहां पे सिर्फ एक इक्वेशन नहीं होगी बल्कि दो इक्वेशन होंगी, जिनके हमको साथ में हमको आंसर्स निकालने होंगे। तो क्लास 10 का हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम, जो कि मैंने अभी पहले भी आपको समझाया है, दोबारा एक बार आपको समझा देता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों वेरिएबल्स की, क्योंकि हम दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसको याद रखिए, बहुत जरूरी है। इसलिए लीनियर इक्वेशन है, और यहां हम सिर्फ सिंगल इक्वेशन के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि कितने इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, दो इक्वेशन के बारे में। तो इसकी जो जनरल फॉर्म हमारी बनती है, जो इसकी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, वो कुछ ऐसी होती है हमारे पास कि a1x b1y plus c1 is equals to 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 1 हो गई है। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और अगर हम दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो a2x b2y plus c2 is equals to 0, और यहाँ हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है, 2 हो गई है। अब मैं अलग से नहीं लिखूंगा यहाँ पे कि a और b 0 नहीं होने चाहिए, ये आपको पता है, तो आप ये यहाँ पे याद रखिए कि a और b 0 नहीं होते। मैंने नहीं लिखा, इसके बारे में आपको बार बार बोलना जरूरी नहीं है, आप खुद याद रखिए कि यस सिंपली अंडरस्टूड है कि a और b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने a1 b1 b2 c1 c2, लेकिन x और y आपको साफ दिख रहा होगा कि x और y में नंबरिंग नहीं हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं वो हम x और y की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, x और y के उन सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम लोग इसको चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जो सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड करेंगे वो हम किसके फाइंड करेंगे, x और y की, कि x और y की वो कौन सी वैल्यूज हैं। सॉल्यूशंस का मतलब वैल्यूज, x और y की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको यहाँ पे पुट करने पे इनका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि x और y दोनों इक्वेशन में उनकी वैल्यू सेम रहेगी, अलग अलग नहीं होगी। जो हम इस इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे वही सेम वैल्यूज x और y की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी रहेगी। चेंज हो सकती है क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसलिए इनके ऊपर मैंने नंबरिंग डाली है कि a b c, जो ये कोफिशिएंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट्स, जो ये कोफिशिएंट्स है ना, ये चेंज हो सकते हैं। इनमें आप कोई सी वैल्यूज पुट कर सकते हो, मगर आपको ध्यान रखना है कि a और b जो है वहां आप 0 पुट नहीं कर सकते। तो ये ना बोलेंगे सर आपने ये बोला था कि कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये सिंपली अंडरस्टूड आपको समझना है कि a और b में हम लोग क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी कोई सी भी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा इस चीज के बारे में। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई सी भी रियल नंबर्स यहाँ पे हम लोग उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि इस चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे भी सॉल्यूशंस एक टाइप के होते हैं क्या, जैसे कि क्लास 9 में हमने देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं क्या, तो जी नहीं। क्लास 10 में हमको अब पता लगेगा कि जब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में, तो यहाँ पे x और y की जो सॉल्यूशंस हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस x और y के पॉसिबल हो सकते हैं, और नो सॉल्यूशन। ऐसी भी
ऐसी भी यहाँ पे सिचुएशन आ सकती है जहां पे हम x और y के कोई से पॉसिबल वैल्यूज निकाल नहीं पाएंगे, तो वो नो सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस, ये हमने अभी सीखा क्लास 10 के अंदर इस वीडियो में। इस सॉल्यूशंस हमारी इन दोनों इक्वेशंस में जो x और y हैं उनके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 3, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। बहुत जरूरी है इनको समझना। अब आप लोग में दिमाग में आ रहा हो, हम निकालेंगे सॉल्यूशंस, क्या तरीका है सॉल्यूशंस को निकालने का, x और y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आप लोग अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है अलजेब्रा को यूज करके, हम लोग अलजेब्रा का यूज करेंगे। अलजेब्रा से मेरा मतलब है, आपने चैप्टर सेकंड में यूज किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप सबने यूज किया है x की वैल्यू फाइंड, मतलब अल्फा बीटा को फाइंड करने के लिए आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो मेथड था वो यूज किया है। तो उस टाइप के मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में और जो हमारी एक्सरसाइज आएगी उसमें हम लोग ये चीज देखेंगे। दूसरा है आपके पास यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिकल मेथड को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। ग्राफिकल मेथड क्या है? तो ये देखो आप इसमें कि ग्राफिकल मेथड आपके पास यहाँ पे क्या होंगे। तो ग्राफिकल मेथड हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के हैं, 3 सॉल्यूशन है, तो 3 ग्राफिकल मेथड होंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ को समझना कि एक ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है। अब दो इक्वेशन, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लास 9 में हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे क्योंकि एक इक्वेशन हुआ करती थी। यहाँ हमारे पास में कितने इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशंस हैं, तो हम कितने यहाँ पे लाइन बनाएंगे? 2 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो अगर ग्राफ में आपकी 2 स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जो कि फिक्स है, और कोई वैल्यू हम x और y की नहीं निकाल सकते। इनफाइनाइट के बारे में अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन भी उसी के ऊपर बनेगी। ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ पे दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, हर पॉइंट को टच कर रही है, ये आपको समझना है। और नो सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनेगी, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी। तो इन ग्राफ से हमने क्या सीखा कि यूनिक सॉल्यूशंस का ग्राफ बनता है हमेशा कैसे? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, जो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर ग्राफ बन रहा है तो वो ग्राफ क्या हमको बताएगा कि उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में जो लाइंस बन रही हैं वो है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, हर पॉइंट को टच कर रही है, इसलिए हर पॉइंट पे आंसर मिलेंगे। यहाँ एक पॉइंट पे टच कर रही है इसलिए एक ही आंसर मिला, यहाँ पे हर पॉइंट पे टच कर रही है इसलिए बहुत सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टच ही नहीं कर रही है। तो जब टच ही नहीं करेगी तो ऐसी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, और ऐसे पैरेलल लाइंस का जो ग्राफ होता है वो हमको नो सॉल्यूशन का आंसर देता है कि अगर आपका ऐसा ग्राफ बन रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसाइड वाला ग्राफ बन रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइंस का ग्राफ बन रहा है तो वो है नो सॉल्यूशन। तो ये तो एक मेथड है, ये एक मेथड है ये बताने कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे। हम ग्राफ को देखकर सॉल्यूशन बता सकते हैं, कि ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हैं, कौन से सॉल्यूशंस हैं। क्या इसके अलावा ग्राफ को बिना यूज करे कोई और भी मेथड है हमारे पास में कि हम बता सके कि यूनिक है, इनफाइनाइट है और नो सॉल्यूशन है? तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। ग्राफ के अलावा जो हमारे पास और कोई मेथड है जिससे हम लोग ये पता लगा सकें कि सॉल्यूशंस कितने और ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, तो वो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है जो कि बहुत काम आएगा आपके, वो है कंपेयरिंग द रेशियोज। हमको रेशियो कंपेयर करना है। किस चीज का रेशियो? मैंने आपको बताया था इसमें हम लोग 3 चीज यूज करते हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी आपके कोफिशिएंट्स होते हैं, तो जो उनके रेशियोज हैं हम उनको क्या बोलते हैं, मैच करेंगे, उनका कंपेयर करेंगे कि क्या उनमें कोई सिमिलरिटीज है क्या। तो उनको कंपेयर करके हम लोग क्या क्या चीजें बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, प्लस ग्राफ।
हम सिर्फ इन इक्वेशंस को देखकर इनका ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बन सकता है। सिर्फ इन इक्वेशन को देखने से ही हम ये बता सकते हैं कि हाँ इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इसमें जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। तो हमारे पास एक ये मेथड भी है कंपेयरिंग द रेशियोज वाला, कि हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए मैंने आपके सामने 3 केस लिखे हैं और उन केस पे मैंने आपके पास दो जो है आपके एग्जांपल इक्वेशंस मैंने यहाँ पे दे दी हैं। इन 2 इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि सॉल्यूशंस कैसा है और ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो बहुत चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को जो लिखना है वो लिखना है कि हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या है। a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, तो a1 अपॉन a2 हमारे पास है 2 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 क्या है हमारे पास, तो b1 अपॉन b2 हमारे पास 3 अपॉन 5 और c1 अपॉन c2 क्या है हमारे पास, वो है 7 अपॉन 2। ये हमारे पास रेशियोज मैंने नोट डाउन कर दिए और इनके रेशियो भी लिख दिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखने से ही पता लग रहा होगा कि 2 अपॉन 4 जो है वो 3 अपॉन 5 के इक्वल नहीं है और ना ही 7 अपॉन 2 के इक्वल है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है यहाँ पे तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेशियो निकल के आता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारे पास एक रेशियो निकल के आता है, जो रेशियो को बोलता है कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स हो किसके, b1 अपॉन b2 के, कि अगर a1 और b1 ही इक्वल नहीं है तो हम c को मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर a1 और a2 इक्वल नहीं है तो b1 और b2 भी इक्वल नहीं है, तो c को आप बिल्कुल भी चेक मत करो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है जब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती है, सुन ले दोबारा सुन लीजिए एक बार आप, जब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे और ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास आती है कि आपको ये फॉर्म दिखाई दे कि ये आपस में दोनों स्टार्टिंग वाले बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ध्यान रखिए ऐसे रेशियो से हमको पता लगता है सॉल्यूशंस का। किस टाइप के सॉल्यूशन का, कि जब भी ऐसा कोई रेशियो हमारे पास आएगा हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कि अगर ऐसा रेशियो आ रहा है तो इन इक्वेशंस के आंसर्स कैसे होंगे, यूनिक होंगे। x और y की यूनिक वैल्यूज होंगी जो पुट हो सकती है, बस तो यूनिक सॉल्यूशन। प्लस अब मैंने आपको बोला कि आपको ग्राफ का भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको किसका पता होना चाहिए, ग्राफ का। तो मैंने आपको बोला पहले लास्ट में आपको समझाया था मैंने कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो सिंपल सी बात है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग वाला। आप यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनेगा। तो देखिए सिर्फ इक्वेशन को ही ऑब्जर्व करने से हमको 3 चीजें पता लग रही है। इक्वेशंस को ही ऑब्जर्व करने से हमको 3 चीजें पता लग रही है। एक तो है रेशियो, रेशियो से हमको पता लगा सॉल्यूशन कैसा होगा और सॉल्यूशन से पता लगा हमको ग्राफ कैसे बनेगा। और ग्राफ में लाइंस वो कैसे होंगी, ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और है कि जो टाइप है इक्वेशन का, कि इक्वेशन कैसी है, हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कैसी है, जो इक्वेशन हमको आंसर लाके देगी वो सही इक्वेशन है। जो इक्वेशन हमको क्या लाके देगी, आंसर लाके देगी, भले ही एक आंसर लाके दे, तो जो इक्वेशन हमको आंसर लाके दे रही है उन इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या बोलेंगे हम लोग उनको, कंसिस्टेंट। ये टेबल आपके बुक के अंदर भी है तो आप उसको वहां से देख सकते हो, वरना मैंने यहाँ पे प्रॉपरली ग्राफ के साथ में सब चीजें लिख रखी हैं और आपको ये तीनों चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। केस नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो मैं यहाँ पे आपको सीधा कंपेयर करके बता रहा हूँ, आपको रेशियोज ऐसे ही लिखने हैं। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, 2 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 क्या है हमारे पास, 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 क्या है हमारे पास, 7 अपॉन 14। ये मैंने 3 चीजें यहाँ पे लिख ली। क्या इनको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ क्या, तो हाँ कर सकता हूँ। ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि तीनों ही 1/2 1/2 1/2 है। इसका मतलब कि तीनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। कि जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, जब तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वापस सुन लीजिए, ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है जहां पे आपके पास तीनों ही कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। जब तीनों इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट। इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे।
और इनफाइनाइट का ग्राफ हमने पहले कैसे बनाया था, मैंने आपको बहुत इजीली समझाया था कि जब लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो एक आंसर, जब लाइन बहुत जगह इंटरसेक्ट करेगी तो बहुत सारे आंसर। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कब होता है जब लाइन बहुत बार एक दूसरे को टच करती है, वो होता है जब लाइन बिल्कुल एक दूसरे की क्या होती है, ऊपर होती है। तो मतलब यहां बनती है आपके पास कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये आपको समझना है, कोइंसिडेंट लाइंस। और मैंने आपको बताया कि टाइप क्या होगी इक्वेशन की, जो हमको एक या बहुत सारे आंसर्स लाके दे, वो होगी आपके पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको भी करते हैं 2/4, 3/6, 7/7। बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे जब आप एक्सरसाइज 3.2 में जाओगे, वहां पे भी हम लोग ये चीजें ही करेंगे। तो 7/7 को काट के हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। इससे हमको पता लगा कि A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, लेकिन नॉन इक्वल किसके है, C1/C2 के। एक इक्वल एक अनइक्वल, ऐसा अगर रेशियो का कंपैरिजन आपके पास आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ में सॉल्यूशन कब आता है, जब दो चीजें आपस में मिल रही हो, चाहे एक बार चाहे बहुत बार। तो जब आंसर ही नहीं है इसका मतलब वो लाइंस आपस में मिलती ही नहीं है। और ऐसी कौन सी लाइंस आपस में नहीं मिलती है, वो होती है पैरेलल लाइंस। ये आपको ध्यान रखना, वो होती है पैरेलल लाइंस। और जो हमको आंसर लाके नहीं दे रही है वो होती है इनकंसिस्टेंट। कौन सी होती है वो, इनकंसिस्टेंट। जो हमको आंसर लाके नहीं देती है वो होती है इनकंसिस्टेंट। अब ये जो टेबल आपके सामने है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, बहुत इजीली समझ सकते हो, दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो उसको आप। और इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आएगी ये पूरी की पूरी टेबल। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है कंपेयरिंग द रेशियोज, कि सिर्फ रेशियो को देखने से ही हम ये तीनों चारों चीजें बता सकते हैं। सिर्फ रेशियो को देख लो और ये तीनों चीजें बता दो, कोई सॉल्व नहीं करना है। रेशियो को देखो, ये तीनों चीजें बताओ, ग्राफ कैसे बनेगा, सॉल्यूशंस कैसे होंगे और इक्वेशन का टाइप कैसे होगा। तो ये जो मैंने आपको टेबल बनाई है, ये है कंपेयरिंग द रेशियोज की टेबल, कि हम कंपेयर करने से हम लोग पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास, मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, मैंने आपको रेशियो कंपेयर करना बता दिया है। और थर्ड जो लास्ट है हमारा इस इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है, वो है कि अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से होते हैं। तो अभी आपके पास अलजेब्रिक मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो तीनों मेथड्स को मैं आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल में, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल के अंदर और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो ये जो तीन मेथड है ये मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही समझाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ग्राफ को बनाना सीखेंगे, रेशियोज को कंपेयर करना सीखेंगे और आगे वाली और वीडियोस में हम लोग x और y की वैल्यूज को अलजेब्रिकली निकालना भी हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो में समझ में आया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा आपको, और ट्राई करें कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, चीजों को याद रखें, आपको सब चीज अपने आप समझ में आने लग जाएंगी।